खाली चित्र बना लो पहले, ठीक है। बस क्या करना है आपको, पहले चित्र बना लेना है, उसके बाद पहले थ्योरी के हिस्से लिखोगे तब ये समीकरण आपको लिखने हैं, ठीक है। बना लिया। अब यही जो आपने पॉइंट लिखे हैं बस इन्हीं को थ्योरियों में बताना है, जो अभी बोल रहे हैं हम कि भाई कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो धारा के समानुपाती होता है, ये लिखेंगे फिर ये लिखेंगे। फिर आपको इसी तरह से अगले स्टेप के लिए कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उस उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान जो आपने छोटी सी अल्पांश लिया है या डेल्टा एल लिया है, मतलब छोटा सा अल्पांश लिया है, उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, ये लिखना है। फिर अगला है जिस कोण पर हमने वो बिंदु माना है उस कोण की ज्या मतलब साइन थीटा के समानुपाती होता है, और फिर दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये चीज़ें आपको खाली लिखनी है वहाँ पर। तो लिखिए नंबर 1, अल्पांश डेल्टा एल, अल्पांश का मतलब है छोटा सा हिस्सा जो अल्प है, अल्पांश डेल्टा एल में धारा I के कारण, अल्पांश डेल्टा एल में धारा I के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा B धारा I के समानुपाती होती है, धारा I के समानुपाती होती है। और ये पहला वाला लिख लीजिए जो नंबर 1 लिखा हुआ है, पहली समीकरण लिख लीजिए। नंबर 2 लिखिए दूसरा, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा B, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा B अल्पांश की लंबाई डेल्टा L के, अल्पांश की लंबाई डेल्टा L के समानुपाती होती है, अल्पांश की लंबाई डेल्टा L के समानुपाती होती है। दूसरा वाला पॉइंट लिख लीजिए, डेल्टा B प्रोपोर्शनल डेल्टा L। अगला पॉइंट है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा B धारा अवयव की दिशा, धारा अवयव की दिशा तथा धारा अवयव की दिशा तथा बिंदु P के, धारा अवयव की दिशा तथा बिंदु P के मध्य बनने वाले, धारा अवयव की दिशा तथा बिंदु P के मध्य बनने वाले कोण थीटा की ज्या के, ज्या ब्रैकेट में साइन लिख सकते हो, ज्या के समानुपाती होता है, ज्या के समानुपाती होता है। ये लिख लीजिए तीसरा, डेल्टा B प्रोपोर्शनल साइन थीटा। ठीक है, अब अगली लाइन से लिखिएगा, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा B, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा B
उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा बी डेल्टा एल से बिंदु P के बीच की दूरी, डेल्टा एल से बिंदु P के बीच की दूरी P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, अगला वाला ये लिख लीजिए, डेल्टा बी प्रोपोर्शनल 1/r²। अब क्या कर देना है, इन चारों नियमों को आपको मिला देना है। आप लिखिए समीकरण 1, 2, 3 व 4 से, ठीक है, सबको मिला दीजिए तो क्या आएगा, डेल्टा बी प्रोपोर्शनल आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान r², ये आ जाएगा आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान r²। अब क्या करना है, हमको प्रोपोर्शनलिटी हटानी है। ठीक है, यहाँ से हमें क्या कर देना है, प्रोपोर्शनलिटी हटानी है। तो प्रोपोर्शनलिटी जब हटाएंगे तो यहाँ से डेल्टा बी बराबर μ0/4π, कितना जोड़ देंगे, μ0/4π जोड़ेंगे, जो एक नियतांक है। μ0/4π क्या है, एक आपका नियतांक है। डेल्टा बी बराबर μ0/4π आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान r²। डेल्टा बी बराबर μ0/4π आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान r²। लिख लिया। अब लिखिए, जहाँ μ0/4π एक नियतांक है, जिसे जहाँ μ0/4π एक नियतांक है, जिसका लिखिए, जिसका मान 10⁻⁷ होता है, जिसका मान 10⁻⁷ होता है, ठीक है, तथा μ0 निर्वात की चुंबकशीलता है, ठीक है। अब देखिए, चुंबकशीलता का मतलब क्या होता है कि कोई भी चुंबक, ठीक है, कितना ज़्यादा सेंसिटिव है कि वो क्या कर रहा है, ठीक है, वो वस्तुओं को आकर्षित कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, चुंबकशीलता कहते हैं। अब अगली लाइन से लिखिएगा, उपरोक्त समीकरण को ही बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। उपरोक्त समीकरण को ही बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। उपरोक्त समीकरण को ही बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। ठीक है, अब अगली हेडिंग डाल लीजिए, μ0 तथा ε0। अगली हेडिंग है μ0 तथा ε0 में संबंध। μ0 तथा ε0 में संबंध, ठीक है, μ0 तथा ε0 में संबंध। तो अब देखिए ज़रा, इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए इस पर। यह रिलेशन कई बार पूछा गया है, प्रूफ में भी पूछा जाता है, बहुविकल्पी में तो बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं, बहुविकल्पी जो है, बहुविकल्पी में तो ये बहुत ही बार पूछा जाता है। तो अब देख लीजिए क्या है इसमें,
म्यू नॉट और कहे में चाहिए आपको, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में चाहिए। तो ऐसे कोई दो चीज़ें ढूंढिए, एक में म्यू नॉट आता हो, एक में एप्सिलॉन नॉट आता हो। तो आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान कितना होता है 9 गुणे 10⁻9, और म्यू नॉट अपान 4 पाई तो अभी बताया है 10⁻⁻7। ठीक है, अब हम क्या कर दें, इस चीज़ को एक दूसरे से भाग कर दें। ठीक है, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग कर दें, तो इसको समीकरण 1 मान लें और इसको समीकरण 2 मान लें। तो समीकरण 1/2 करने पर, समझ रहे हैं, समीकरण 1/2 करने पर 1 को 2 से भाग कर दिया तो 1/4 पाई, देखिए बड़ा आसान है, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, बटे म्यू नॉट अपान 4 पाई। यहाँ पर 9 गुणे 10⁻9 बटे 10⁻⁻7, इसको ऊपर ले जाओ तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए तो क्या बचेगा 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बचेगा, बराबर 9 गुणे 10⁻7 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा 16। ठीक, अब यहाँ से देखिए 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर, इसको 3 गुणे 10⁸ का स्क्वायर लिख सकते हैं भाई, 9 गुणे 10⁸16 है, इसका अंडर रूट ले लीजिए तो क्या आएगा 3 गुणे 10⁸8 का स्क्वायर। ये क्या लिखा है, इस राशि को जानते हैं क्या? हाँ, ये वाली जो राशि है ये क्या है, प्रकाश की चाल। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, प्रकाश की चाल लिखी है। तो इसका मतलब क्या हो गया 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर c², ये तो हुआ। तो इसका मतलब है c बराबर कितना आ गया, अंडर रूट 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये रिलेशन आता है c और म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट में। कर लीजिए इसको जरा, बहुत बार पूछा जाता है, मान कई बार पूछ लिया था इसका मान कितना होता है, तो कितना 3 गुणे 10⁸, ठीक है 8, क्यों, क्योंकि प्रकाश के मान के बराबर है। इसका मान पूछ लिया जाता है 1/अंडर रूट, ठीक है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। क्या जी, हाँ बहुकल्पी में। कर लिया। अब एक क्वेश्चन इसी का और पूछा जाता है, वो पूछा जाता है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की विमा, मतलब एक साथ अलग अलग नहीं पूछा जाता है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की विमा निकाल पाएंगे क्या? म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की विमा निकालिए, देखिए कितनी आती है। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एक ही में है ये, मतलब अलग अलग नहीं पूछी जाती, अलग अलग तो कठिन है। अरे म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की अलग अलग विमाएँ निकालोगे कठिन पड़ेंगी, एक साथ पूछी जाती है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की विमा। बताइए बताइए निकालिए।
बीमा का मतलब क्या होता है? बस खाली फार्मूला आपको ढूंढना होता है, यही तो। फार्मूले में बस जो जो चीज़ होती है उसका मान रख दिया जाता है और उसी को एम एल और टी के पदों में व्यक्त किया जाता है। बस इतना ही तो होता है कि और कुछ होता है? चलिए देखिए, कोई बात नहीं, यहाँ से देख लीजिए। हमको क्या चाहिए? म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की बीमा चाहिए। इस समीकरण को उठाएं, 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना? c²। चाहिए किसकी बीमा? इसकी। तो क्रॉस कर लें, या तो इधर को उधर भेज लें या फिर उल्टा कर दें सीधे, वो चाहे जैसे कर लें हम, ठीक है। चाहे क्रॉस कर लो, इसको इधर उसको उधर, और चाहे व्युत्क्रम ले लो, इनका उल्टा कर लो, तो क्या आ जाएगा? म्यू नॉट सी एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/c²। सी क्या है? प्रकाश का, अरे वेग कह लो, चाल कह लो, बात तो ठीक है वही है, बस फर्क वेग और चाल में थोड़ा सा होता है। तो यहाँ पर उस फर्क का कोई मतलब नहीं है। क्या फ़र्क होता है बताइए? चाल और वेग में कोई फ़र्क होता है? बताइए, चाल और फर्क में अगर जानते हो फ़र्क तो बता दीजिए। चाल और वेग में क्या फ़र्क होता है? चाल को ही वेग कहते हैं कि वेग को ही चाल कहते हैं? तो क्या है, कुछ तो होगा अंतर। हाँ, कुछ समय में चली गई दूरी को वेग कहते हैं। चाल भी तो वही होती है, कुछ समय में चली गई दूरी को, कुछ समय वो होता है वो 1 सेकंड माना जाता है कि 1 सेकंड में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, 1 ही सेकंड में चली गई दूरी को वेग भी कहते हैं। तो क्या अंतर होता है? अब आप ही ने बोल दिया यहाँ पे, एक ने चाल एक ने वेग, तो अंतर आ गया, वरना तो कोई बात नहीं। देखिए, चाल और वेग में ये फ़र्क होता है, चाल एक सदिश राशि है और वेग एक अदिश राशि है, ठीक है। चाल की अगर हम बात करते हैं तो चाल में दिशा नहीं होती, स्पीड, समझ रहे हैं? चाल का मतलब है स्पीड, और स्पीड का मतलब है जैसे स्पीडोमीटर होता है। स्पीडोमीटर मतलब समझ रहे हैं? मीटर लगा होता है बाइक में, कार में, ये सब। क्या वो दिशा बताता है? लेकिन बताता है, बताता है, ठीक है। लेकिन वो क्या कर रहा है? स्पीड तो बता रहा है, तो वो स्पीडोमीटर है, समझ रहे हैं? जो क्या बता रहा है? आंकिक मान को तो बता रहा है कि भैया 80 पे चल रहे हो कि 100 पे चल रहे हो कि 130 पे चल रहे हो, 140 पे। यानी वो क्या कर रहा है? आपको संख्यात्मक मान बता रहा है, लेकिन ये नहीं बता रहा है कि किधर चल रहे हो। इसलिए वो क्या है? एक स्पीडोमीटर है। उसका नाम क्या होता है? स्पीडोमीटर, कि वो स्पीड नाप रहा है, मतलब आपकी चाल नाप रहा है। वेग जो होती है एक सदिश राशि है। वेग का मतलब है स्पीड तो बताओगे ही बताओगे, आंकिक मान, इसके साथ साथ आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आप किस दिशा में जा रहे हो, कितनी स्पीड से जा रहे हो, ये तो बताओगे ही बताओगे, ये भी बताना पड़ेगा कि भैया किस दिशा में जा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ से देखा गया कि अगर सॉरी चाल वेग हो जाएगा। यहाँ पर आप देखें तो ये चीज़ हो गई, तो यहाँ से म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/c है। c क्या है? वेग ही तो है, वेग कह लो, चाल कह लो, ठीक है। वेग है तो वेग का मात्रक जानते हो? वेग का मात्रक हम पूछ रहे हैं भिखारी। चलो वो भी बता दिए, मात्रक बता देते सीधे। चाल को काहे में नापते हो? दूरी बटे चाल बराबर दूरी बटे समय, मतलब मीटर प्रति सेकंड। यार होती नहीं होती है? मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा, यही सब चाल तो होती हैं। यानी कितने में जा रहे हो स्पीड में? 70 में जा रहे हो। 70 क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा ही तो है। यानी किलोमीटर प्रति घंटा कह लो, मीटर प्रति सेकंड कह लो, ये सारी क्या है? इसके मात्रक हैं। यानी मीटर प्रति सेकंड कह सकते हैं, कह सकते नहीं कह सकते? मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, ये होगा कि नहीं होगा? अब बस इसको थोड़ा सा सुधार दीजिए। सुधारने का मतलब क्या है? म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/मीटर के लिए क्या रखते हैं? l, वही तो, और प्रति सेकंड t, ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट क्या आएगा? 1/L2t-2 आएगा। ऊपर ले जाओ, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर L-2t-2, 32, ठीक है। माइनस ऊपर प्लस से आएगा। कर लीजिए इसको जरा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो देखिए
इसमें है क्या, कुछ स्पेशल चीज़ नहीं है कि जैसे आपको हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तो पहले ही बता चुके हैं कि अगर हम क्या करेंगे, कहीं पर गतिमान आवेश चलाएंगे, ठीक है, मान लीजिए गतिमान आवेश छोड़ दिया गया। अब गतिमान आवेश है तो क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा, यानी गति ही तो कर रहा होगा। भाई नाम ही उसका रखा है गतिमान आवेश है, अगर गतिमान आवेश कहा गया तो इसका मतलब गति ही कर रहा होगा, ठीक है, शांत नहीं बैठा होगा। शांत बैठा होगा तो स्थिर आवेश कह दिया जाएगा। गतिमान आवेश है तो इसका मतलब है गति कर रहा होगा। अगर गति कर रहा होगा तो आपको पता है वो क्या करता है, अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न करेगा। अब हमको पता कैसे चलेगा कि चुंबकीय क्षेत्र किधर है और कितना है। कितना है, चलो बायो सेवर्ट का नियम मिल गया या कुछ मिल गया, हम यहाँ से ये पता लगा लेंगे कि भाई कितना है, लेकिन किधर है ये कैसे पता लगाएंगे बताइए। जैसे हमने कहा चुंबकीय क्षेत्र मान लो ये है, हमने कह दिया इसको इधर लिए जा रहे हैं हम, ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, इसको इधर लिए जा रहे हैं। अब ये बताइए कि चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, भाई किस दिशा में होगा। तो देखिए इसके लिए वही नियम है आपके, एक तो अंगूठे का नियम होता है, इसके दो नियम होते हैं या दो तीन, बहुत नियम तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो आपको समझ में आ जाए बस समझ लो वही नियम है। समझ रहे हैं, नियम तो लिखने को आप हाई स्कूल स्टैंडर्ड के थे, लिखने को तो आएंगे नहीं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं कि लिखने को नहीं पूछे जाएंगे, खाली बस वो यूज करना होगा। यूज इसलिए करना होगा, कहीं मान लीजिए आप सवाल लगा रहे हैं कुछ कर रहे हैं तो उसमें क्या आएगा, ये पूछी जाती है साथ में। जो चुंबक के सवाल जितने भी आपको मिलेंगे, चुंबक के सवालों में मेन चीज़ क्या है, आपको पूछा जाता है कि ये इतना यहाँ लगा, ये यहाँ लगा, इसके साथ साथ बल पूछा जाएगा या चुंबकीय क्षेत्र पूछा जाएगा, तो कहेगा उसका परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए। तो दिशा का भी बहुत रोल है, अगर आप दिशा सही नहीं बताओगे आपका सवाल काट दिया जाएगा, तो इसलिए दिशा का भी रोल यहाँ पर बहुत है। तो अब दो नियम होते हैं, एक तो बाएं हाथ के अंगूठे का नियम, ठीक है, और एक मैक्सवेल का स्क्रू पेंच नियम। जो नियम आपको समझ आ जाए बस वो बेहतर है। मान लीजिए नियमों में कुछ नहीं रखा है, नियमों से लगाव मत करिए ज़्यादा, जो समझ में आ जाए वो बेहतर है। अब देखिए स्क्रू पेंच का जो सिस्टम है वो क्या है, जिधर आप चला रहे हो, जिधर को चला रहे हो, आप क्या करो ऐसे रखा, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये है, अब इधर को है बिंदु, इधर जा रहा है तो हम क्या करें, इधर को मोड़ दें, ठीक है, मुड़ रहा है, अंगूठा किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा नहीं जा रहा है। अब देखो ध्यान से, बिंदु इधर ले लें, हमको मुट्ठी बंद करनी है, क्या हम बंद कर पाएंगे, नहीं बंद कर पाएंगे ना, कि बंद कर लेंगे, तो इसका मतलब है ऐसे करना पड़ेगा। बात हमारी समझ पा रहे हैं हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि मान लो जैसे ये है बिंदु एक, ठीक है, ये एक लाइन हो गई, यहाँ पे हम खड़े हैं, दो बिंदु हो गए, एक ये ए हो गया और एक ये बी हो गया। अब मान लो, ठीक है, हम ये हैं ऐसे, हमको किधर जाना है, ए की तरफ जाना है, तो ए की तरफ जाना है मतलब आराम से पहुंच जाएंगे। देखो ए ही दिख रहा होगा, ए की तरफ जा रहे हैं ना, मुड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है आराम से मुड़ रहा है। अंगूठा किधर है, ऊपर की ओर, मतलब दिशा किधर हो गई, ऊपर की ओर। बी पर हमें निकालना है, तो क्या हम मुड़ पाएंगे, नहीं मुड़ पाएंगे, तो इसका मतलब हमको उल्टा करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा तभी तो मुड़ पाएंगे। अब उल्टा मुश्किल काम है, अब ये नहीं कि ऐसे हुए जा रहे हैं हमारा उल्टा पुल्टा, ठीक है, हाथी को उल्टा करना है। अब इसको उल्टा करेंगे तब जाके ये ऐसे मुड़ेगा, मुड़ेगा। अब अंगूठा किधर हो गया, नीचे, तो या तो दिशा ऊपर की ओर या तो दिशा नीचे की ओर, यही दो दिशाएं होती हैं, या तो कागज़ के तल के लंबवत भीतर की ओर या कागज़ के तल के लंबवत बाहर की ओर। इसी को ऊपर की ओर, नीचे की ओर, अंदर की ओर, बाहर की ओर बहुत कुछ बोलते हैं, आप जैसे डिफाइन कर पाओ। एक दिशा देखिए, ये बोर्ड है आपका, कागज़ का तल मान लीजिए, इस पर दो ही दिशा तो हो सकती है, या तो एक बाहर की तरफ आपकी तरफ आती हुई या एक अंदर घर की तरफ जाती हुई, दो ही दिशा तो हो सकती है, कोई तीसरी दिशा होगी इस पर, अरे 2D है तो दो ही दिशाएं होंगी। अगर बाहर आ रही है तो हम कह देंगे कागज़ के तल के लंबवत बाहर की ओर, भीतर जा रही है कागज़ के तल के लंबवत अंदर की ओर, ये बोल दीजिए, या बाहर की ओर अंदर की ओर, बाहर आ रही है ऊपर की ओर, अंदर जा रही है नीचे की ओर, एक ये नियम हो गया। अब इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन ये है, मोड़ना मारना है। पता चला था इधर, हम दिशा नहीं बना पा रहे हैं, अब हम ही उल्टा हुए जा रहे हैं, टेढ़े टेढ़े हुए जा रहे हैं, लेकिन हल कुछ ना कर पा रहे हैं,
क्यों? क्योंकि उसमें हमको एक डायरेक्शन चाहिए होगी। अगर डायरेक्शन चाहिए है तो फिर कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उस डायरेक्शन में फिट ही कर पाएँ अपने आप को या अपने हाथ को। तो इसके लिए क्या किया गया, मैक्सवेल एक साइंटिस्ट है, मैक्सवेल ने एक स्क्रू पेंच का नियम बताया। स्क्रू पेंच तो सभी जानते हो कि पेचकस लगाना, पेचकस उठाओ लगा दो, पेचकस लगाइए और चेक करिए कि भैया कस रहा है कि खुल रहा है। आप ऐसे पकड़िए, आपको अंदाज़ा खुद लग जाएगा। अगर पेंच कसना हो तो ऐसे से कसेंगे, पेंच खोलना हो ऐसे करोगे तो बाहर आएगा। ऐसे कर रहे हैं, जैसे यही दिशा थी, ध्यान से समझ लीजिएगा एक बार, ये दिशा थी, दिशा में पेचकस लगाया, किधर निकालना है, इधर निकालना है, समझ रहे हैं? किधर निकालना है, इधर, उधर घुमाए, ऐसे घुमा रहे हैं। आप अपने आप पेन पकड़ के घुमा के देख लीजिए कहाँ जा रहा है, अंदर ही जा रहा है। तो इसका मतलब है दिशा किधर हो गई, अंदर की ओर। ठीक है, दिशा अगर कहेंगे तो दिशा किधर हो गई, अंदर की ओर। अगर ऐसे रखा और इधर घुमाएंगे, ठीक है, कभी ना हो तो एक पेचकस उठाइएगा, पेंच उठाइएगा, खूब कस के खोल के देख लीजिएगा कि किधर कस रहा है, किधर खुल रहा है। ये दिशाएं इसलिए नहीं बताई जाती क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, उतना ही कंफ्यूज करना हो तो इतने सरल नियम कह दिए जाए, समझ रहे हैं? वैसे तो आपको बताया जा सकता है कि भैया दिशा के हिसाब से क्लॉकवाइज जाओगे तो अंदर की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज निकलोगे तो बाहर की तरफ। फिर वही चीज़ आ गई ना कि आपको याद रखना पड़ेगा ना, क्लॉकवाइज अंदर, एंटी क्लॉकवाइज बाहर। तो ये नहीं चाहते हैं ना कि आप ज़्यादा याद करो या ज़्यादा मेहनत करो, इसलिए आपको ये बताया जा रहा है। कुछ ना करो, पेचकस उठाओ, अगर जरा सा भी दिमाग है भेजे में तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा अपने आप। अब अगर है ही नहीं, पता चला कस इधर रहे हैं उधर को, यार एक बार करके देखो तो कि क्या ऐसे कस रहे हैं तो ऊपर जा रहा है, कि ऐसे कस रहे हैं तो ऐसे आ रहा है। खींच, आपको जोर नहीं लगाना है, पता चला कर ये रहे हैं, खोल रहे हैं, ठीक है। यानी आपको क्या करना है, कोई अपना दिमाग, अपना जोर ये सब नहीं डालना है इस पर, सिर्फ पकड़ लीजिए और घुमाइए, आपको महसूस होगा। ऐसे पेचकस लगाते हैं, कसना हो तो क्या करोगे, ऐसे ऐसे तो कसते हो, मार मुंह टेढ़ा वेढ़ा करके मार घुमा के बिल्कुल ऐसे से कसते चले जाते हैं। तो इसका मतलब ऐसे घुमा रहे हैं हम तो कस रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, ऐसे घुमा रहे हैं मतलब खोल रहे हैं, बाहर की तरफ आ रहा है। तो अगर आप इस डायरेक्शन में घुमाओगे क्लॉकवाइज तो कसेगा, कसेगा मतलब अंदर की तरफ जाएगा। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे उल्टा, क्यों? क्योंकि सीधा ही जोर ज़्यादा लगा पाओगे नहीं, और कसने के लिए ताकत ज़्यादा चाहिए, खोलने के लिए नहीं चाहिए उतनी ज़्यादा। उल्टे एंगल में खोलोगे, अगर उल्टे एंगल में कस रही है कोई चीज़, ठीक है, तो इसका मतलब है आप ज़्यादा जोर लगा के कस नहीं सकते। या तो लेफ्ट हैंडर हो वो जोर लगा के कस सकते हैं, राइट हैंडर्स नहीं इतनी ज़्यादा जोर लगा सकते उल्टी दिशा में। इसीलिए बनाए जाते हैं ये कि भैया जब ज़्यादातर लोग राइट हैंड माना जाता है, लगाया पेचकस, कस के घुमा के कस दिया, इसलिए इस डायरेक्शन में जब आप गए तो कसोगे, और जब कसेंगे तो इसका मतलब है पेंच अंदर की तरफ जा रहा है। बाहर निकालोगे इधर की तरफ, मतलब पेंच बाहर की तरफ आ रहा है। तो ये दिशा ज्ञात करने का नियम है कि अगर हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो अंदर की तरफ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज बाहर की तरफ। मतलब अगर हमने ऐसे घुमाया तो दिशा किधर, कागज़ के तल के लंबवत, भीतर की ओर या अंदर की ओर या नीचे की ओर। और उल्टा घुमाया, कागज़ के तल के लंबवत, ऊपर की ओर, बाहर की ओर, ठीक है, कुछ भी आप कह सकते हो इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो ये उम्मीद है समझ आ गया होगा।